नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न के प्रथम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक लग्न, और वृश्चिक लग्न में चंद्रमा नवम भाव का स्वामी होता है। देखिए, जब वृश्चिक लग्न में चंद्रमा अपनी ही राशि में स्थित हो जाता है, ये नीच राशिस्थ हो जाता है। जब हमने ग्रहों के सिद्धांतों की बात करी थी तो आपसे चर्चा करी थी कि वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा अपनी नीच राशि में स्थित हो रहा है। तो जैसे कि चर्चा चल रही है, या फिर नाम से ही ज्ञात होता है कि नीच का मतलब यह है कि नेगेटिव फल प्रदान करने वाला यह चंद्रमा होगा। हालांकि जब हमने लघु पाराशर की बात करी थी तो आपको बताया था कि कभी भी त्रिकोण भाव का स्वामी यदि केंद्र भाव में बैठ जाए तो यह एक राजयोग का निर्माण करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर नवम भाव का स्वामी, क्योंकि यह त्रिकोणों में भी सर्वोत्तम त्रिकोण है, पंचम भाव त्रिकोण भाव होता है और नवम भाव त्रिकोण भाव होता है। तो यहाँ पर पंचम से भी यह पंचम स्थान पर है और त्रिकोण का भी यह त्रिकोण स्थान है। तो इसको त्रिकोण कहा जाता है, कुंडली का एक शुभ भाव माना जाता है। तो यहाँ पर त्रिकोण भाव का स्वामी लग्न में बैठ रहा है। यहाँ पे लग्न के भी अगर आप कंटेंट्स देखेंगे तो यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण दोनों के ही गुण लग्न में विद्यमान होते हैं। तो कुंडली का यदि सर्वोत्तम शुभ भाव की बात करी जाए तो वह लग्न ही होता है। तो यहाँ पर जब यह लग्न में स्थित हो जाता है तो ये शुभ फल प्रदान करने वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नीच की इसकी राशि स्थित है। नीच राशिस्थ होने के कारण यह नकारात्मक फल प्रदान करेगा, लग्न को पीड़ित करने वाला बन जाएगा। देखिए, लग्न होता है भोक्ता। किसी भी योग की जब हम बात करते हैं, चाहे शुभ योग हो, चाहे अशुभ योग हो, चाहे धन से संबंधित योग हो या सुख से संबंधित योग हो या पारिवारिक समृद्धि से संबंधित योग हो, किसी भी योग का जो भोक्ता होता है, शुभ अशुभ योगों का जो भोक्ता होता है वो लग्न होता है। लग्न के सापेक्ष ही हम ये पूरी कुंडली देख रहे होते हैं। देखिए, जब शुरू के एपिसोड्स में हमने बात करी थी 3-4 एपिसोड में, तो आपसे विस्तृत चर्चा करी थी। वही एक बेस हमने तैयार किया था कि जिससे कि आप बेसिकली ये जान पाएँ कि जब हम कुंडली देख रहे होते हैं हम क्यों देख रहे होते हैं, किसके सापेक्ष देख रहे होते हैं और किस प्रकार से देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि यह भोक्ता है और भोक्ता ही पीड़ित हो रहा है, किसी भी योग के घटित होने में जब एब्जॉर्बिंग होगी लग्न की तो वो बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो रिसीवर है वह कमज़ोर हो रहा है। तो यहाँ पर लग्न को पीड़ित करने वाला होगा। बेसिकली व्यक्ति की इम्यूनिटी भी डाउन होगी, व्यक्ति की परफॉर्मेंस डाउन होगी, व्यक्ति का जो मेहनत करने के बाद जो आउटपुट आता है वह भी बहुत अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पर क्योंकि यह भाग्य भाव का स्वामी होकर बैठ रहा है तो यहाँ पर यह भाग्य को भी इफेक्ट देने वाला होगा, भाग्य को भी पीड़ित कर देने वाला होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, भाग्य भाव का स्वामी नीच का हो रहा है। पहली बात, कहाँ हो रहा है ये एक अलग बात है, लेकिन भाग्य भाव का स्वामी पीड़ित हो रहा है। तो इस पूरी जब हम चंद्रमा का एनालिसिस करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि हम जो प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं वो नवम भाव के सापेक्ष करने जा रहे हैं। चंद्रमा की जितने भी प्रेडिक्शन है वो नवम भाव के सापेक्ष करेंगे, भाग्य भाव के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि इसका जो रूट है, जो ये स्वामित्व रखता है वो नवम भाव पे रखता है। तो यहाँ पर नवम भाव से संबंधित सभी चीज़ें नेगेटिव होंगी। देखिए, नवम भाव होता है भाग्य भाव, नई बिगनिंग का भाव, या फिर नवम भाव से संबंधित अन्य भी कंटेंट्स जो कि हम बात कर चुके हैं, जिसका कि वीडियो का लिंक भी हम इस वीडियो के अंत में दे देंगे, जिससे कि आप संबंधित भाव के बारे में जान पाएँ, नवम भाव के बारे में जान पाएँ या लग्न भाव के बारे में जान पाएँ। तो नवम भाव से संबंधित व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता, व्यक्ति को स्ट्रगल करनी पड़ती है, व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, व्यक्ति को संघर्ष करने पड़ते हैं अपने जीवन में। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आउटपुट बेहतर नहीं आता। देखिए, जब भी नवम भाव पीड़ित होता है तो व्यक्ति मेहनती बहुत होता है, या मेहनत उसकी मजबूरी होती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली उसको आउटपुट नहीं आते। जैसा कि अभी बात कर रहे थे कि लग्न को भी पीड़ित करने वाला होगा, लग्न को रोगी बनाने वाला भी होगा। चंद्र से संबंधित, चंद्रमा से संबंधित जो रोग हैं उनके बढ़ने की संभावना बन जाती है। जैसे मनोरोग का विशेष रूप से चंद्रमा कारक होता है, मानसिक रोगों का या साइकोलॉजी से संबंधित, साइकेट्रिस्ट से संबंधित जो रोग होते हैं वह कारक चंद्रमा ही बन जाता है। व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, व्यक्ति मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव, बहुत ज़्यादा इरिटेशन का भाव, तो ये सारी चीज़ें चंद्रमा प्रदान करने वाला बन जाता है।
तो सबसे पहले तो मनोरोग का ही कारक होता है। सेकंड नंबर पे जो इसके जो विशेष रोग होता है वो होता है लंग्स से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो चंद्रमा कारक होता है। फेफड़ों से संबंधित समस्याओं का कारक चंद्रमा बन जाता है। तो यहाँ पर यह नवम भाव को भी पीड़ित करेगा और लग्न को भी पीड़ित करेगा। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर भी है, नीच की दृष्टि। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी शुभ भाव का स्वामी होकर यह जब लग्न में नीच की राशि में बैठ जाता है तो अशुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है, स्वयं भी अशुभ हो जाता है, स्वयं भी दूषित हो जाता है। जब दूषित चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ती है तो यह वैवाहिक जीवन को भी इफेक्ट करने वाली बन जाती है, जीवन साथी से अलगाव पैदा करने वाली बन जाती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बेसिकली कमी हो जाती है। व्यक्ति का जो आपस में तालमेल होता है पति पत्नी का वह शुभ नहीं होता, वह अच्छा नहीं होता। तो ऐसे में ये सप्तम भाव को भी पीड़ित करने वाला बन जाता है। सप्तम भाव रेगुलर इनकम का भी कारक होता है, तो रेगुलर इनकम को इफेक्ट देने वाला बन जाता है। सप्तम भाव व्यापारिक पार्टनरशिप का भी भाव होता है, तो व्यापार में कोई पार्टनरशिप करने के बाद ऐसे व्यक्तियों को नुकसान प्राप्त होता है। तो इस तरह के जो इफेक्ट्स होते हैं वह भी ये चंद्रमा प्रदान करने वाला बन जाता है। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब यह नीच का हो जाता है तो सांसारिक भोगों की उपलब्धता में भी यह परेशानी उत्पन्न करने वाला हो जाता है। हालांकि देखिए यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से इसकी जो प्लेसमेंट है वो दशम भाव पर है। दशम भाव पे जब भी किसी ग्रह की प्लेसमेंट होती है तो वो शुभ फल प्रदान करने वाला बनता है, लेकिन यहाँ पर अगेन क्योंकि यह नीच का हो रहा है तो वह भी जो स्थितियाँ हैं बेहतर नहीं होती। तो ऐसे में चतुर्थ भाव से संबंधित भी सारे जितने भी प्रभाव होते हैं वह नेगेटिव ही हो जाते हैं। वाहन, भूमि, भवन या माता के सुख से संबंधित, गृहस्थ सुख से संबंधित, रिलैक्स से संबंधित या फिर लिक्विड मनी से संबंधित भी जितने भी इफेक्ट्स होते हैं वो नेगेटिव फल प्रदान करने वाले बन जाते हैं। तो यहाँ पर अशुभ चंद्रमा का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। चंद्रमा का लग्न भाव में स्थित होने के कारण जो प्रभाव होता है वो नेगेटिव होता है। बहुत अच्छा जो एक उपाय कर सकते हैं आप ये कर सकते हैं कि इसको तत्काल आप 9th हाउस में मूव करा दें। 9th हाउस में मूव कराने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि सोमवार से शुरू करके 43 डेज लगातार 43 दिन लगातार चावल मंदिर में देना शुरू कर दें। 43 दिन लगातार चावल मंदिर में दें, जिससे कि ये 9th हाउस को क्लिक करने लगेगा और लग्न भाव से प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। व्यक्ति के भाग्य की वृद्धि करने वाला बन जाता है, व्यक्ति को भाग्यशाली बनाने वाला हो जाता है और एक व्यक्ति को नया स्टार्टअप प्रदान करता है जिससे कि व्यक्ति की ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर इसको 9th हाउस में तो अवश्य ही मूव करा लें। 9th हाउस में मूव करने के बाद इसके किसी ब्राह्मण से जाप और हवन भी कराएं, जिससे कि इसको बल प्राप्त होगा और इसके जो इफेक्ट्स होंगे और पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये दोनों उपाय आपको करने पड़ेंगे जिससे कि इसका जो प्रभाव होगा वो शुभ फल प्रदान करने वाला ऐसा चंद्रमा बन जाएगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी वृश्चिक लग्न के प्रथम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के द्वितीय भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तब तक के लिए हम आगे दीजिए। नमस्कार।